हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम लोग फाइनली केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को पहले ही बता देते ये वीडियो ना 9 का है, ना 10 का, ना 11 का, ना 12 का। लेकिन जो भी स्टूडेंट 11th में अभी आए हैं या 12th में है, उन लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री में हेल्प करता है। ये बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग पदार्थ यानी मैटर के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। दरअसल केमिस्ट्री अगर कहीं से शुरू होता है तो वो मैटर यानी पदार्थ से शुरू होता है, इसलिए आज हम लोगों को यहीं से समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री मैटर यानी पदार्थ से शुरू करने की ज़रूरत है। आपको केमिस्ट्री आती है कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और नहीं आती है तो बिल्कुल यहीं से आप केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। तो एक भी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो स्किप नहीं कर सकते। और अगर आ रहे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो बहुत सारा चीज़ इस वीडियो में हो सकता है कि आपको आएगा, बेशक आ सकता है क्योंकि ये बेसिक है। लेकिन आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ छोड़ते हैं तो आगे जाकर केमिस्ट्री आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो आपको हर छोटे से छोटे चीज़ को लेकर के चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से। सवाल है कि ब्रह्मांड है क्या। तो देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में बना है तो वो एटम से बना है, और एटम दुनिया का सबसे छोटा चीज़ होता है और ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। तो केमिस्ट्री में आपको सबसे छोटा से छोटा चीज़ और बड़ा से बड़ा चीज़ को भी समझने की ज़रूरत होता है। इसलिए हम सबसे बड़ा से शुरू किए और इसको छोटा से छोटा चीज़ तक लाएंगे। मतलब बड़ा से लाएँ, शुरू किए, उसको तोड़ते 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 सबसे छोटे चीज़ पे लेके आएंगे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? ब्रह्मांड। और सबसे छोटा चीज़ क्या है वो आगे पता लगेगा, परमाणु है। उससे भी हालांकि छोटा छोटा चीज़ होता है, लेकिन परमाणु को आप कह सकते हैं सबसे छोटा है। ठीक है, आप ब्रह्मांड को इस तरह से एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि बहुत सारे जब घर मिलते हैं तो एक गाँव बनता है, बहुत सारे गाँव मिलते हैं तो एक पूरा शहर बन जाता है, बहुत सारे शहर के मिलने से एक स्टेट यानी राज्य बन जाता है, बहुत सारे राज्य के मिलने से एक कंट्री यानी देश बन जाता है, बहुत सारे कंट्री के मिलने से एक कॉन्टिनेंट यानी कि महादेश बन जाता है, और बहुत सारे कॉन्टिनेंट मिलाकर अपना पूरा वर्ल्ड को बनाए हुए एक सीक्वेंस समझ रहे। और बहुत सारा वर्ल्ड मिल जाएगा तो अपना सोलर सिस्टम का निर्माण करेगा, सौर मंडल का। बहुत सारे सोलर सिस्टम मिल जाए तो अरबों खरबों सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? एक गैलेक्सी बनाएगा। बहुत सारे गैलेक्सी मिल जाएगा अरबों में तो क्या बनाएगा? मिल्की वे। और ऐसा अरबों खरबों मिल्की मिल करके क्या बनाएगा? ब्रह्मांड। यानी कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है जो हमारे इमेजिनेशन से भी परे, सोच से भी परे, इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। जितना बड़ा सोच सकते हैं उससे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है आप इस बात का अंदाजा लगाएं। ब्रह्मांड का परिभाषा दिया जाता है वह समस्त एरिया, वह समस्त क्षेत्र जिसमें पृथ्वी का अस्तित्व एक बिंदु के समान है। द होल एरिया इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ इज लाइक अ पॉइंट। आप इस मोबाइल स्क्रीन को पूरा ब्रह्मांड माने तो पृथ्वी क्या होगा? आप एक छोटा सा पॉइंट, ये देखिए छोटा सा पॉइंट, ये तो बहुत बड़ा, हालांकि करोड़ों गुना बड़ा बन गया ये पॉइंट, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं। पॉइंट बोलने का मतलब समझते हैं, पॉइंट का ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, कुछ भी नहीं। मतलब इतना छोटा है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस, उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है। अच्छा, इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो आखिर इतना बड़ा ब्रह्मांड बना कैसे है? तो जान लीजिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ दो चीज़ से बना है, और एक चीज़ है मैटर, दूसरा चीज़ है विकिरण। एक है पदार्थ, दूसरा है रेडिएशन। तो अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और विकिरण से बना है तो पदार्थ और विकिरण, मैटर और रेडिएशन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैटर को आपको समझा देते हैं आखिर में मैटर क्या है। ठीक है, तो 9th में भी इसका परिभाषा है, 11th में भी अलग अलग है, लेकिन आप 3 चीज़ समझ आइए। कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, मास का मतलब द्रव्यमान यानी कि वजन होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब आयतन, यानी वो जगह घेरे। मतलब आप कोई चीज़ को कहीं पे रखते तो वो कुछ स्थान लेता है कि नहीं? आप किताब को रखते तो किताब बेंच पे रख रहे हैं तो बेंच पे स्थान लिया ना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध उत्पन्न करना, विरोध करना। तो अगर किसी भी चीज़ के पास ये 3 चीज़ है, जिसके पास मास है, जिसके पास क्या है? वॉल्यूम है, जिसके पास रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? ये पदार्थ है। और अगर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो पदार्थ यानी मैटर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स लेंगे और चेक करेंगे क्या ये मैटर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ले लिए पेन। क्या पेन एक मैटर होगा, पदार्थ होगा? तो 3 चीज़ चेक करना होगा ना। क्या पेन के पास कोई मास होता है? तो बोले बिल्कुल सर, मास होता है, पेन का वजन होता है, बाहर होता है। क्या वो स्थान घेरता है, जगह लेता है? बिल्कुल, जहाँ पे पेन रख देंगे वो जगह लेगा। क्या प्रतिरोध उत्पन्न करता है? ये वाला पॉइंट समझना। प्रतिरोध का क्या मतलब? जैसे पेन को उठाएंगे तो कुछ तो एनर्जी दे के उठाना पड़ेगा ना, जबरदस्ती उठाते हैं, अपने आप तो उठता नहीं पेन, उसको कुछ एनर्जी दे के। अब छोटा पेन है तो कम एनर्जी, बड़ा पेन रहता तो बड़ा। कोई मान लीजिए कोई बड़ा चीज़ है, बहुत भारी है, उसको उठा, ये आप कितना प्रतिरोध उत्पन्न करते हो? बहुत ताकत लगाना पड़ता है। तो हाँ, पेन में प्रतिरोध है। छोटा पेन है तो कम है, बड़ा पेन रहता तो बड़ा होता। क्या बुक एक मैटर है? तो इमेजिन कीजिए कि बुक के पास क्या मास है? क्या बिल्कुल है, कुछ भार तो है। क्या वो स्थान लेता है? बिल्कुल लेता है, जहाँ भी रखिएगा स्थान लेगा। क्या वो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा? बिल्कुल करेगा, अपने थोड़ी उठ जाएगा, ताकत लगा के उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके पास क्या है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9th में था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th का था ये। क्या एयर जो है वो मैटर है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप फंस सकते हैं। क्या एयर मैटर है? क्या एयर के पास मास होता है?
बोलोगे नहीं होता है, लेकिन हाँ एयर के पास मास होता है। बोलोगे ना सर कैसे होता है, तो आप सर्कस वगैरह में देखे होंगे एक उछलने वाला ऐसा एक तरह का बलून होता है जिसमें बच्चे लोग कूदते रहते हैं। आप देखेंगे उसमें रियल में तो एक झोला सा वो स्ट्रक्चर रहता है उसका, जब उसमें हवा नहीं रहता, लेकिन उसमें जब हवा फुला दिया जाता है तो मानिए वो 2 तल्ला मतलब बिल्डिंग के समान हो जाता है। तो आप समझे कि सिर्फ हवा भर देने से, उसमें एयर भर देने से वो बहुत बड़ा हो गया और उसका वजन बहुत ज़्यादा हो। आप उतना बड़ा उठा पाएंगे? कोई नहीं उठा पाएगा। लेकिन वो जो अगर हवा उसके निकाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा और वो भारी नहीं होता, आराम से कोई आदमी उठा सकता है। तो एयर जहाँ रहता है वेट रहता है। इसका एक्सपेरिमेंट है 9th में कि एक बलून था, 2 बलून लिया, एक बलून को ऐसे खाली रखा गया, एक बलून में हवा भरा गया, तो एक बलून का वजन आया 0.00 ग्राम और दूसरे बलून का वजन था 0.008 ग्राम, यानी कि दूसरे बलून जो था वजन थोड़ा सा तो आया, बहुत कम है लेकिन थोड़ा सा भी तो, मतलब एयर के पास वेट तो होता है। ऐसे भी देखें कि हवा के कारण वेट जो है किसी का घट सकता है, किसी का बढ़ सकता है। क्या एयर स्थान लेता है? ये एग्जांपल आप देख सकते हैं पानी का बुलबुला में। पानी के बुलबुला में क्या लगता है आपको, क्या रहता है? वो एयर ही तो बैठा हुआ रहता है, यानी वहाँ पे एयर जो है वो स्थान लिए हुए। आप देखेंगे सुई में जो सुई देता है सिरिंज है ना, उसमें एयर बैठा हुआ रहता है, वो बुलबुला रहता है एयर वहाँ पे भी। उसको क्या किया जाता है, पहले निकाल दिया जाता है। वो निकालना भी ज़रूरी है, वरना अगर एयर ना निकाले और ऐसे ही सुई दे दिया जाए तो हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो आप समझ गए एयर के पास द्रव्यमान भी है, मास भी है, एयर जगह भी लेता है। क्या प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो आप कभी हवा के खिलाफ साइकिल चला के देखिए तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये विरोध करता है कि नहीं। हवा के दिशा में जाइएगा तो बड़ा अच्छा, लेकिन विरोध में जाके कभी देखिए जब बहुत तेज़ हवा चल रहा हो तो आपको पता लगेगा हाँ प्रतिरोध भी उत्पन्न करता है। यानी एयर एक मैटर हो गया। तो मैटर अगर आप समझ गए, मैटर सिंपली है जिसके पास मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए, ये 3 चीज़ है तो वो मैटर है। तो फिर विकिरण क्या है? जिसके पास ये 3 चीज़ नहीं है, जिसके पास ना मास है, ना वॉल्यूम है, ना रेसिस्टेंस है। जैसे लाइट, फॉर एग्जांपल लाइट, क्या लाइट एक मैटर है? चेक करते हैं, क्या लाइट का कोई मास होता है? बिल्कुल नहीं होता। लाइट का जरा भी मास नहीं होता। ऐसा थोड़ी कोई आदमी 50 किलो का है, धूप में 2 घंटा रहेगा तो 52 का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट के पास कोई मास नहीं होता। क्या लाइट के कोई स्थान लेता है? बिल्कुल नहीं। कहीं भी लाइट है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो स्थान घेरे हुए। जैसे किताब आप रखते हैं तो वो किताब स्थान लिए हुए रहते हैं, लाइट स्थान नहीं लेता है। क्या ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है? नहीं, लाइट प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता। कभी ऐसा हुआ कि कम लाइट है तो हम तेज़ी से चल पा रहे हैं, लेकिन लाइट बढ़ गया तो तेज़ी से नहीं चल पा रहे, धीमा धीमा चल पा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। लाइट प्रतिरोध उत्पन्न नहीं। हाँ, अब आँख में मारेंगे तो वो अलग बात है, वो आँख का केस है। लाइट प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता। दूसरा हीट, क्या हीट के पास मास है? बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी हुआ कि ठंड के दिन में मेरा वजन घट जाएगा और गर्मी के दिन में बढ़ जाएगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। हीट के वॉल्यूम जगह लेता है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, उसके पास रेसिस्टेंस होता है? बिल्कुल नहीं होता है। टेम्परेचर, ये सब एक ही बात है। इन सब के पास जो है ना मास होता है, ना वॉल्यूम, ना रेसिस्टेंस, इसलिए ये सब रेडिएशन होगा। यानी कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स 2 चीज़ से मिलकर बना है। एक तो पदार्थ वो जिसके पास ये तीनों है, और रेडिएशन जिसके पास कुछ नहीं है, न इन तीनों में से कुछ नहीं। फिर रेडिएशन क्या करता है? ये सिर्फ फैलता है। आप देखेंगे लाइट एक बिंदु स्रोत से निकलता है और सिर्फ फैलता है। सूर्य से निकाला चारों तरफ फैल रहा। तो रेडिएशन सिर्फ फैलता है, इसके पास ना मास है, ना वॉल्यूम है, ना ही रेसिस्टेंस है। अब हम लोग करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। अच्छा, मेनली हम लोगों को केमिस्ट्री में पदार्थ यानी मैटर ही पढ़ना होता है। रेडिएशन को फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में आप लोग रेडिएशन यानी विकिरण को पढ़ लेंगे। हम लोग को अब पदार्थ पढ़ना है। पदार्थ को हम लोग किन किन तरीकों से बांट सकते हैं। तो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं? तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। 2 तरह से में एक कर सकते हैं हम लोग भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक कर सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब सवाल है कि भौतिक वर्गीकरण में कौन आता है? भौतिक वर्गीकरण में भौतिक अवस्था आता है। किसी भी पदार्थ का 5 अवस्था हो सकता है। 3 अवस्था तो आप पढ़े ही होंगे कि ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन 2 और अवस्था है, उसे भी आप समझ लें बेरेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला जो है, जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का पहला अवस्था जो होता है वो ठोस होता है। आप किसी भी ठोस को लें, ठीक है, उसको हीट करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा। उस द्रव को अगर और हीट करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, और अगर इस गैस को ठंडा करेंगे तो फिर से द्रव में बदल जाएगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे फिर से ठोस में बदल जाएगा। आप यहाँ ऊपर के एग्जाम्पल से समझे। ठोस जो है वो मान लीजिए आइस है। आइस यानी बर्फ़ को आप जब गर्म करेंगे तो पानी बदलेगा यानी द्रव बन जाएगा, और द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो गैस यानी भाप बन जाएगा। तो ठोस को गर्म करने से द्रव को गर्म करने से गैस। अगर इसी वेपर को ठंडा कर लिया जाए तो फिर से लिक्विड बन जाएगा, और फिर से लिक्विड को ठंडा किया जाए फ्रीजर में रखे तो फिर से आइस यानी सॉलिड बन जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट किया जाता है तो गैस बनता है, और गैस को ठंडा करते हैं तो फिर से लिक्विड, और फिर से लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाता है। तो ये पदार्थ का 3 अवस्था तो आपको पहले से आ रहा है। 2 नया अवस्था हम लोगों को पढ़ना है कि एक प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए बहुत ज़्यादा हीट करने से गैस बना, और अगर गैस को भी बहुत ज़्यादा तापमान पे हीट कर दिया जाए तो वो प्लाज्मा बनता है। यहाँ पे आप प्लाज्मा का एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक तरह का लाइट है, सूर्य से निकलने वाले लाइट जो आप उसका किरण देखते हैं वो एक तरह का प्लाज्मा का उदाहरण है। वहाँ पे सूर्य में भी हाइड्रोजन गैस है, और जब कोई गैस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो प्लाज्मा का रूप ले लेता है, और प्लाज्मा को वापस से आप ठंडा करेंगे तो गैस, गैस को ठंडा करेंगे, द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस, और ठोस को भी अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बेक बन जाता है। सवाल है कि ये बेक क्या है, तो बेक का अर्थ भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि ठोस जो है और बेक उसमें डिफरेंस क्या है। ठोस तो मान लीजिए कि कोई बर्फ़ है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ठोस हो जाता है, लेकिन एक को बहुत ज़्यादा ठंडा किए, उसको लेके गए -200 डिग्री सेल्सियस, तो एक बर्फ़ मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बना है, और एक जो है -200 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बना है, तो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होगा। -5 डिग्री वाला बर्फ़ को आप हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन -200 डिग्री वाले बर्फ़ को आप हाथ से तो क्या लोहे से भी नहीं तोड़ सकते, इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वैसा ठोस जो कि बहुत ज़्यादा ठोस होता है उसको बेक कहते हैं, और ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो वो ठोस होता है। अच्छा, बेक जो है ना, BEC, इसका फुल फॉर्म होता है। बी से हो गया बोस, कौन, सत्येंद्र नाथ बोस, एक इंडियन साइंटिस्ट था। ई से हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन, और सी से कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है ठंडा करने की प्रक्रिया, यानी 2 साइंटिस्ट था, एक सत्येंद्र नाथ बोस, एक था अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों मिलकर ठंडा करके, ठोस को ठंडा करके एक नए तरह की अवस्था, पदार्थ के नए तरह का अवस्था को खोज कर दिया, जिसे हम लोग बेक कहते हैं। तो पहले आप पदार्थ के 3 अवस्था को जानते ही थे, आप 2 अवस्था और जान जाइए कि एक प्लाज्मा होता है, बेक। पदार्थ का 5 अवस्था होता है। तो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण का बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बेक में हम लोग बांट सकते हैं। फिर एक होता है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ आता है। एक आता है तत्व, जिसको एलिमेंट कहते हैं, एक आता है कंपाउंड, जिसको यौगिक कहते हैं, और एक आता है मिश्रण, जिसको कि मिक्सचर कहते हैं। हालांकि तीनों को डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन खाली बता देते हैं कि इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। यानी तत्व यानी एलिमेंट को भी धातु में बांट सकते हैं, धातु यानी मेटल, नॉन मेटल यानी अधातु में बांट सकते हैं, मेटोलाइट यानी उपधातु में। यानी तत्व 3 तरह का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। मेटल हैज़ 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। एलिमेंट्स हैज़ 3 टाइप्स। और दूसरा है कंपाउंड यानी यौगिक। कंपाउंड को हम लोग कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में बांट सकते हैं। और तीसरा है मिक्सचर यानी मिश्रण। इसको होमोजेनस यानी समांगी मिश्रण में बांट सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी विसमांगी मिश्रण में बांट सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को एक एक करके डिटेल से करेंगे। जैसे तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, वो देखते हैं कि क्या है। अच्छा, तत्व से पहले ठोस, द्रव, गैस जो पढ़े ही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। कुछ गुण हैं, जैसे किसी को भी हम लोग ठोस कब बोलेंगे, किसी को भी द्रव कब बोलेंगे, और गैस कब बोलेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला चीज़ देखो, पहला प्रॉपर्टी जो है वो ठोस किसी को कब बोलेंगे, जब उसका शेप यानी कि उसका आकृति दिखने में कैसा लगता है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे एक मार्कर है, ठोस है, ये मार्कर सिलेंड्रिकल है, आप इसको हाथ में रखेंगे तब भी ये सिलेंड्रिकल है, और गिलास में रख देंगे तब भी सिलेंड्रिकल है, आप इसको ज़मीन पे फेंक देंगे तब भी सिलेंड्रिकल है। यानी एक मार्कर हर जगह पे सिलेंड्रिकल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है। लेकिन लिक्विड जो होता है इसका शेप डिफिनिट नहीं रहता है। कैसे, जैसे आप किसी गिलास में लिक्विड को रखेंगे तो ग्लास जैसा लगेगा, पानी ही ले लीजिए, गिलास में रखेंगे पानी को तो ग्लास का रूप ले लेगा, जग में रखेंगे तो जग के जैसा लगने लगेगा, फर्श में गिरा देंगे तो फर्श जैसा, बोतल में डाल देंगे तो बोतल जैसे लगने लगेगा। सेम गैस है, गैस में तो और ज़्यादा फिक्स नहीं है, मतलब अनफिक्स है, अनिश्चित है। यानी गैस तो फैलते रहता है ना। गैस देखिए, आप रूम में है तो रूम का शेप ले लेगा, सिलेंडर में डाल दिए सिलेंडर का शेप ले लेगा, तो गैस भी अनिश्चित है। तो शेप का अगर जो बात करें तो सॉलिड रहेगा तो शेप डेफिनिट रहेगा, और लिक्विड और गैस का इनडेफिनिट। साइज का बात करते हैं, साइज मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है ये। तो सॉलिड का साइज डेफिनिट रहता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक मार्कर है 5 सेंटीमीटर का, तो वो हाथ में भी 5 सेंटीमीटर है, ग्लास में डाल दिए वहाँ भी 5 सेंटीमीटर, नीचे फेंक दिए वहाँ भी 5 सेंटीमीटर। लेकिन लिक्विड का वो केस नहीं है। लिक्विड को आप नीचे डालेंगे तो वो फैल जाएगा फर्श पे, है ना। गैस तो पूरी तरह से फैलता है, आप परफ्यूम लगाएंगे वो चारों तरफ फैल जाएगा। और वॉल्यूम यानी कितना जगह घेरता है। क्या सॉलिड का वॉल्यूम कैसा रहता है, वो डेफिनिट रहता है, निश्चित रहता है, अब फिक्स है। सॉलिड जैसे मान लीजिए हाथ में पेन है तो जितना जगह हाथ पे ले रहा है उतनी ही जगह बेंच पे लेगा, उतनी ही जगह ज़मीन में लेगा। लेकिन लिक्विड तो फैलता है ना, लिक्विड को आप जितना जगह देंगे उतना फैल जाएगा। गैस उससे भी ज़्यादा फैलता है, छोटा सा अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरा रूम में उसका गैस फैल जाता है, परफ्यूम लगाए पूरा रूम में उसका स्मेल फैल जाता है। अब बात करते हैं डेंसिटी, कौन ज़्यादा घना होगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड जो है वो ठोस जो है वो ज़्यादा घना होगा, फिर होगा कौन, द्रव, उसके बाद सबसे कम जो होगा वो होगा गैस। ये छोटा सा क्लासिफिकेशन आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में आता है। अब फाइनली हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण,
एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स यानी तत्व किसे कहते हैं, इसका एक डेफिनेशन है। देखिए तत्व क्या है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर, किसी भी चीज़ का सबसे शुद्धतम रूप, विच इज नाइदर मेड ऑफ एनी सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी नॉर कैन बी स्प्लिट इन एनी अदर सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो ना ही किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर बना है और ना ही इसे किसी दूसरे पदार्थ में तोड़ा जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। यानी तत्व क्या है, किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का। जैसे आप ले लीजिए ये लोहा है, ठीक है, आयरन है। आप आयरन को लीजिए तो सिर्फ आयरन एटम से बना है, घबराइए नहीं, एटम आगे पढ़ा दिया जाएगा एटम के बारे में। सोना ले लीजिए, सोना जो है सिर्फ गोल्ड एटम से ही बना है, मतलब गोल्ड में आयरन का कोई भी एटम नहीं है और आयरन में गोल्ड का कोई भी एटम नहीं है। जबकि आप कोई चीज़ देखते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में अलग अलग चीज़ मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे नॉन मेटल क्या है, वो भी एक एलिमेंट हो गया, नॉन मेटल हो या मेटल हो। लेकिन तत्व किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ का प्योरेस्ट फॉर्म रहेगा तो उसको तत्व बोलते हैं। लेकिन जैसे आप मान लीजिए कि कोई मिश्रण है, मिश्रण में क्या होगा, सब कुछ मिला रहेगा। जैसे हवा जो है वो एक तरह का मिक्सचर है, मिश्रण। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो वो तत्व नहीं हुआ, वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तत्व वो है जिसमें क्या रहता है, एक ही तरह का पदार्थ रहता है। इसे ना हम लोग किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर बनता है और ना ही इसे दूसरे पदार्थ में हम लोग तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोहा को तोड़ेंगे तो आधा चांदी आधा सोना निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही किसी दूसरे पदार्थ से लोहा मिलकर बना है, ना ही इसको तोड़ने पर कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा। उसी तरह से सेम यहाँ पे अधातु, उपधातु। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तत्व को तीन तरह से बांट सकते हैं, एक धातु यानी मेटल, एक उपधातु यानी मेटलॉइड, एक अधातु यानी नॉन मेटल में हम लोग बांट सकते हैं। इसके आगे भी है, तत्व को हम लोग धातु, अधातु, उपधातु को आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे तत्व पढ़ लिए, उसके बाद कंपाउंड पढ़ना है। लेकिन तत्व में अभी बहुत कुछ बताने को है। धातु और धातु के बारे में डिटेल में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो बताना है। उसके बाद परमाणु क्या होता है वो सब जानने का ज़रूरत है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण ये अब आगे जा नहीं पाएगा। और अब आगे क्या कहना है, चैनल आपका है, वीडियो आपका है, अब लाइक पे थप्पड़ मार दीजिए, सब्सक्राइब का भी गला दबा ही दीजिए। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला बेसिक टर्म होएगा।